लखनऊ से बीजेपी ने सभी 9 सीटों पर सस्पेंस बरकरार रखा हुआ है। अभी तक बीजेपी ने यहां से किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। कहा जा रहा है लखनऊ कैंट सरोजनी नगर सीट फंसी हुई है। रीता जोशी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही हैं, तो कई मंत्री अपनी सीटें बदलना चाहते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने आज 8 उम्मीदवार घोषित कर दिए। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। बीजेपी इस बार लखनऊ जिले की सीटों पर नया प्रयोग करना चाहती है। कई विधायकों को इधर से उधर करना चाहती है। बीजेपी कुछ बड़े दिग्गजों को झटका भी देने की तैयारी में है। बीजेपी ये चाहती है कि टिकट कटने के बाद कोई बागी ना हो। यही वजह है कि टिकट देरी से ऐलान करने जा रही है। नाराज नेताओं को बीजेपी कोई मौका नहीं देना चाहती। लखनऊ कैंट सीट पर रीता जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए चुनावी टिकट मांग रही हैं, जिसको लेकर मामला फंसता नजर आ रहा है। वहीं यूपी सरकार के कई मंत्री अपनी सीट बदलना चाहते हैं, जिसमें ब्रजेश पाठक भी शामिल हैं। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट पर तो पति पत्नी ही आमने सामने बीजेपी का टिकट मांगते नजर आ रहे हैं। बीजेपी की रणनीति यह है कि अपने मजबूत चेहरों को बागी होने से रोका जाए। भारतीय जनता पार्टी में विचार विमर्श के बाद टिकट वितरण की एक प्रक्रिया तय है। अलग अलग सीटों पर हमने अधिकांश सीटों पर अपने प्रत्याशी फाइनल कर लिए हैं। लखनऊ को लेकर के भी विचार विमर्श चल रहा है। बहुत जल्द ही लखनऊ की भी सूची सामने आ जाएगी। लखनऊ की सूची में जो भी प्रत्याशी बनकर के आएंगे वो कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने कई दिन बीजेपी के उम्मीदवारों का इंतजार करने के बाद लखनऊ की 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ उत्तरी सीट से पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा का टिकट काटकर सिर्फ 25 साल की छात्र नेता पूजा शुक्ला पर दांव खेला है। पूजा शुक्ला को 2017 में मुख्यमंत्री योगी को काला झंडा दिखाने के लिए 1 महीने जेल काटना पड़ा था। अखिलेश यादव जी ने मेरे जैसी एक गरीब परिवार से आने वाली बेटी पे भरोसा किया। जब हम देखते हैं कि राजनीति के अंदर धनबल हावी है, बाहुबल हावी है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति तो धनबल और बाहुबल की राजनीति की जाती है, उसमें मुझ जैसी महिला पर जो लगातार संघर्ष कर रही है, अन्याय के खिलाफ लड़ रही है, उसको उन्होंने सपोर्ट दिया, उन्होंने हम पे विश्वास जताया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं मानती हूँ कि मेरे विधानसभा की जनता भी मुझ पर भरोसा जताए। सपा ने लखनऊ पूर्व से अपने प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को मैदान में उतारा है। 2017 में लखनऊ की 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी ने भी सरोजनी नगर से अपना उम्मीदवार नहीं घोषित किया है। यानी अगर बीजेपी के टिकट से कोई बड़ा नेता नाराज हो जाए तो उसे सरोजनी नगर से समाजवादी पार्टी टिकट दे सके, तो संभावना है कि कोई बड़ा नेता हो सकता है कि बीजेपी छोड़े। सहयोगी विनीत के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और ये जो लखनऊ की 9 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को घोषित नहीं किया है, एक सस्पेंस बनाया हुआ है, इसको लेकर आम जनता क्या सोच रही है, आम वोटर का क्या कहना है, बात की है हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। यूपी के दिल में क्या है, हम इस वक्त लखनऊ के कैसरबाग चौराहे पर मौजूद हैं और ये काफी ऐतिहासिक चौराहा है। आप इमारतें भी देखेंगे तो सैकड़ों साल पुरानी इमारतें हैं, यहाँ मार्केट है। पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक लखनऊ एक ऐसा जिला है जहां पर 9 सीटें हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी ने यहां पर अपना एक भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। लखनऊ की जनता क्या कह रही है? लखनऊ की जनता फिर से आएंगे योगी जी, फिर से आएंगे योगी, फिर से योगी जी आएंगे। मतलब कैंडिडेट कोई भी हो, कैंडिडेट कोई भी, उससे कोई मतलब नहीं। कैंडिडेट से मतलब नहीं है, कैंडिडेट से बीजेपी से मतलब है, मोदी जी से मतलब है, मोदी जी से मतलब, मोदी जी से मतलब है। कैंडिडेट आपके लिए मायने नहीं रखता? नहीं, कैंडिडेट कोई मायने नहीं रखता। मेन तो मोदी जी है ना। अच्छा, क्यों लगता है कि मोदी जी सही हैं? मोदी जी काम अच्छे करते हैं, गुंडागर्दी कम है, ये सब सारी चीजें हैं। अच्छा, गुंडागर्दी कम है। आपका नाम बताइए। अतुल वर्मा। वर्मा जी, अभी तक लखनऊ में एक भी उम्मीदवार नहीं दिया बीजेपी ने। क्या मुद्दे हैं चुनाव में? महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल इतना महंगा है। पेट्रोल महंगा है और क्या? तो भैया तो कह रहे हैं मोदी जी ने अच्छा काम किया। भैया का सोच है। भैया कह रहे हैं कि हमें बीजेपी से मतलब है, कोई और पार्टी बिजनेस से जुड़े हैं, काम आए ना का भैया को सैलरी मिलनी है, केबीसी में है भैया जी। क्या लग रहा है लखनऊ की जनता क्या सोच रही है? साइकिल क्या कहा है? साइकिल। अच्छा, क्यों? महंगाई। और क्या? महंगाई मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। क्यों? बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। लोग ये कह देते हैं कि राम सोच है ना, उससे घर चलेगा। उससे घर चलेगा। राम से घर नहीं चलेगा। घर चलेगा। घर कैसे चलेगा? घर महंगाई सस्ती होगी तभी तो चलेगा। आदमी मरेगा तो मंदिर में बचेगा कि मेडिकल कागज में बचेगा? कहाँ बचेगा? हाँ,
देखिए मेन चीज़ तो है कि इस वक्त जितना भी जो चेहरा है वो मोदी जी का चेहरा है। मोदी जी का चेहरा वो यहाँ पे नहीं देखा जा रहा कि यहाँ से इलेक्शन कौन लड़ रहा है। हाँ। मेन हम लोग सेटिस्फेक्शन मोदी से हैं, क्योंकि मोदी का मेन है कि वो हमारे देश के लिए जो है, जो जितना भी आज हमारा जो देश इतना बुलंद खड़ा है वो मोदी जी की वजह से है। मोदी जी की जो भी अगर हमारी जो लेकिन जो बेरोजगारी है, जो कोरोना में इतने लोग मरे, और जो आवारा पशुओं का मामला है, बिजनेस डाउन हो गया, जीएसटी नोटबंदी, क्या उसका असर नहीं है? वर्ल्ड में दिक्कत आई थी कोरोना को, ऐसा नहीं हमारे इंडिया में आई थी जो दिक्कत। लेकिन अगर मोदी जी तो हम लोग चीजें ऐसी हैं जो उनको भी वहाँ तक पहुँचानी पड़ेंगी कि ताकि जो व्यापारी वर्ग खुश है। क्या व्यापारी नहीं, देखिए व्यापारी तो एकदम परेशान है। हम खुद व्यापारी हैं, हमारी दुकान चश्मे की है केबीसी, पर ये कि हम खुद परेशान हैं बिजनेस लेकर। बिजनेस को लेकर हम ये तो नहीं कर सकते अपने बिजनेस को लेकर हम अपने देश को। तो आपको लगता है कि मोदी जी देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी, और बाकी क्या कोई राष्ट्रवादी नहीं है? कोई चेहरा है नहीं ना। नहीं, लेकिन मान लीजिए जैसे यहाँ तो बीजेपी राज्य का चुनाव है ना, लोकसभा तो है नहीं। नहीं है। तो यहाँ मोदी जी तो लड़ नहीं रहे हैं, तो योगी जी का चेहरा है। अखिलेश और योगी जी के बीच में बात है। अखिलेश में और योगी में ये प्लस माइनस पॉइंट है कि अखिलेश की जो मेन अपनी छवि तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो उसकी तरफ से कैंडिडेट खड़े होते हैं वो कहीं से जो है प्रॉपर नहीं है। आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको लगता है कि राम, पाकिस्तान, जिन्ना की डिबेट में जो युवाओं के मुद्दे हैं, जो रोजगार का मुद्दा है, वो कहीं पीछे छूट जाता है? नहीं, हम इस चीज़ से सहमत नहीं हैं। बट हाँ, ये कि बीजेपी जो है, जो हमारी सांस्कृतिक चीज़ें थी उनको लेके आगे आई है। जहाँ की राम मंदिर की बात करें, हम एक्सप्रेसवे की बात करें, तो आज जाल बिछ चुका है एक्सप्रेसवे का, तो हम तो सहमत करेंगे बीजेपी से। बीजेपी आपको लगता है कि ठीक किया है? राइट। जो कैंडिडेट से मतलब नहीं है? हमें बीजेपी से मतलब है, कैंडिडेट कैसा है क्या, वो हमें नॉर्मल प्रोग्रेस के लिए हमें जो है बीजेपी का हम सहमत। वक्त राज्यों की जंग में एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मजीठिया ने स्वीकार किया नवजोत सिंह सिद्धू का चैलेंज। ब्रेक के बाद राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने ऐलान किया है कि वो अपनी परंपरागत सीट मजीठा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। मजीठा से वो अपनी पत्नी को मैदान में उतारेंगे। आपको बता दें कि बिक्रम सिंह मजीठिया और अमृतसर ईस्ट 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे और नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्हें चुनौती दी थी कि हिम्मत है तो 2 नहीं 1 जगह से चुनाव लड़े। मजीठिया ने अब इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है और वो सिद्धू के खिलाफ अमृतसर ईस्ट से मैदान में उतरेंगे। पंजाब के नवा शहर से कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं अंगद सिंह सैनी, लेकिन कांग्रेस ने इस बार 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए उनका टिकट काटकर सतवीर सिंह सैनी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। चर्चा यह है कि अंगद सिंह सैनी की पत्नी है अदिति सिंह, जो रायबरेली से कांग्रेस की विधायक थी, लेकिन अब वो बीजेपी में चली गई हैं और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में क्या मौजूदा विधायक रहते हुए भी अंगद सिंह सैनी का टिकट इसीलिए काटा गया है? हमने बिना लाग लपेट करते हुए सीधी ये बात अंगद सिंह सैनी से ही पूछ ली। आपकी पहली रिएक्शन कि आप विधायक हैं और सालों से आपकी जो फैमिली है वो कांग्रेस जुड़ी रही, लेकिन इस बार आपको टिकट देने से मना कर दिया पार्टी ने? देखो, ये पार्टी की मर्जी है। मैं फिर भी इतना आसान फरामोश आदमी नहीं हूँ। पार्टी ने मेरे पिताजी को और उनकी मौत के बाद 2012 में मेरी माताजी को और 2017 में मुझे भी टिकट दी है। तो उन्होंने हमें विश्वास दिखाया पुराने समय में, उनका फिर भी धन्यवाद करता हूँ। आज उनको कोई कमी लगी हुई कि जिसके कारण उन्होंने जो ये टिकट काटा, पर अब लोग इस बात का फैसला करेंगे कि उनका फैसला ठीक था या गलत था। वर्कर्स की तरफ से, परिवार की तरफ से ही कल एक यहाँ पे मेरे घर पे एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें लगभग 12-13 हज़ार बंदे आए थे और उनका मेरे पे दबाव था, मेरे इलाके के लोगों का, कि आप इलेक्शन जरूर लड़िए। सो ये कोई मेरा फैसला नहीं है, ये लोगों का फैसला। लोग अपना फैसला खुद कर सकते हैं। ठीक है। आपको कारण क्या लगता है कि आपकी इतनी पुरानी फैमिली है यहाँ पर और लगातार आप चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, इस बार किस कारण से पार्टी ने आपको टिकट जो है देने से मना किया होगा?
देखो, इसके कारण के बारे में तो वही ज़्यादा बेहतर आपको बता सकते हैं। हाँ। बाकी जो सोशल मीडिया या प्रेस या आपके माध्यम से जो हमको देखने में और सुनने में आया, हाँ। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मेरी निजी जिंदगी को लेके शायद ये फैसला किया गया है। पर इसके बारे में मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ही ज़्यादा बेटर बता सकती है। मतलब मैं सीधा ही पूछ लेता हूँ, क्योंकि चर्चा ये थी, पहले से अटकलें लग रही थी कि आपकी धर्मपत्नी जो हैं वो रायबरेली से कांग्रेस की विधायक थी और बीजेपी में वो अभी आ गई थी, तो उसके चलते आपको टिकट डिनाई किया गया, आपको ऐसा लगता है? बात ऐसी है, हम एक तरफ बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। अगर कोई महिला अपना फैसला खुद करती है तो हमको उसको रोकना चाहिए। कोई भी इंडिविजुअल है, 18 साल से ऊपर उसकी उम्र है, अपना फैसला खुद कर सकता है। तो फ्री कंट्री है, हर एक बंदे के पास अपनी विचारधारा रखने का हक है। और जहाँ तक मेरी धर्मपत्नी की बात है, मैं कल अपनी जो यहाँ पे घर पे जो फंक्शन हुआ था, रैली हुई थी, उधर जितने भी फैक्ट्स थे मैंने अपनी जनता में, अपने लोगों में वो रखे हैं। और वही फैक्ट्स मैंने जो कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडरशिप के सामने भी रखे थे। पर कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो वो मुझसे चाहते थे वो मैं उनका जो नहीं पूरा कर सका, जिसके कारण कहीं ना कहीं उनको ये फैसला करना पड़ा। पर उसका जवाब वही आपको दे पाएंगे। तो आज आम बजट था और पंजाब के किसानों को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें थीं। हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने नवा शहर में किसानों से बात की, जो कि भारत सरकार के इस बजट से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। आइए सुनते हैं शरद शर्मा की किसानों के साथ ये बातचीत। पंजाब को देश का अन्नदाता भी कहा जाता है। दिल्ली की सरहदों पर 1 साल तक किसान आंदोलन चला, उसमें सबसे बड़ा रोल पंजाब का था। आज देश का बजट आया है और मैं पंजाब के नवा शहर के पास सलो गांव में हूं और यहां पर जो किसान हैं, ये जो बजट आया है, जो बजट पेश किया गया है, इससे निराश नजर आ रहे हैं। और सभी तरह के किसान हैं, चाहे युवा किसान कह लीजिए, बुजुर्ग किसान कह लीजिए। इनसे बात शुरू करते हैं। थोड़ा नाम दसो जी। मेरा नाम मनप्रीत सिंह ढींडसा जी। आप क्या उम्मीद कर रहे थे, क्या होना चाहिए बजट में और नहीं हो पाया? क्या चाहते हैं, क्या समस्या आपकी थी? बजट ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਭ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਥੇ नेचुरल फार्मिंग ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बजट में कहा गया है इसको बढ़ावा दिया जाएगा। ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ बढ़ावा ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਆ ਉਹ ਐਡਿਕਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਖਾਦਾਂ ਦੇ, ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਸਪਰੇਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੇ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 3 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਖੇਤ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੂਗਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ? ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ पाल सकता? ऑर्गेनिक खेती हर कोई करना चाहता, हर कोई खाना चाहता ऑर्गेनिक। मतलब ये बिल्कुल उस तरह से है कि 3 साल तक किसी को कोई नौकरी पेशा है तो उसको ये कहा जा रहा है 3 साल तक आप कुछ मत कीजिए, आप कमाइए मत, उसके बाद आपकी जो है आप काम करिएगा, तब आपकी आमदनी शुरू होगी। ठीक है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बताओ कि क्या खेती समस्या है और क्या सरकार को करना चाहिए? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠਾਲ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੈਚੁਰਲ ਖੇਤੀ ਕਰੋ। ਨੈਚੁਰਲ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ किसानों ਨੂੰ ਗਿਆਨ ही नहीं नैचुरल खेती ਹੁੰਦੀ ਕੀ है। नवा शहर से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। राज्यों की जंग में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए NDTV इंडिया।